व्हाट इज स्टेट? इसमें हमने मैक्स वेबर की डेफिनेशन की थी। स्टेट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर अपनी पावर को, अपनी फोर्स को और इवन जरूरत पड़े तो वायलेंस को यूज करने की क्षमता रखता है। अब ये डेफिनेशन स्टेट की बड़ी हार्श डेफिनेशन लगती है, लेकिन जब हम ये समझते हैं कि स्टेट को पावर की जरूरत क्यों है, तो वी कैन मेक सेंस ऑफ दिस डेफिनेशन कि इसका मतलब क्या है। स्टेट को पावर की जरूरत है लॉज बनाने के लिए, लॉज इंप्लीमेंट करने के लिए, राइट्स लोगों के गारंटी करने के लिए, राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट की रिजोल्यूशन करने के लिए, बाहर से किसी का आक्रमण हो जाए तो उस आक्रमण से अपनी टेरिटरी की रक्षा करने के लिए, अंदर कोई गैंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और क्रिमिनल हो उससे आम जनता को खतरा हो तो बचाने के लिए। दो थ्रेट हैं, इंटरनल थ्रेट और एक्सटर्नल थ्रेट। एक्सटर्नल थ्रेट किससे है? फ्रॉम अदर स्टेट्स, कोई दूसरी स्टेट आक्रमण कर दे, इसके लिए आर्मी को स्ट्रेंथन करना है। इससे किसकी प्रोटेक्शन होगी? टेरिटरी। इंटरनल थ्रेट किसका है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, इसके लिए पुलिस की व्यवस्था है। और ये किसकी प्रोटेक्शन करेगी? पीपल। सो स्टेट नीड्स पावर टू प्रोटेक्ट इट्स टेरिटरी एंड पीपल। अब हम बात करते हैं कि स्टेट किस तरीके से काम करती है इस पावर को चलाने के लिए। इट वर्क्स एज ए प्रोटेक्शन रैकेट। लेकिन ये जो स्टेट एज ए प्रोटेक्शन रैकेट है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्रिमिनल प्रोटेक्शन रैकेट। क्रिमिनल प्रोटेक्शन रैकेट भी होते हैं ना, जो पहले हमने एक बार बात भी करी थी, हफ्ता वसूल करने वाले, कि हम सिक्योरिटी देंगे, पैसा हमारे को दो। अब स्टेट उस तरह का प्रोटेक्शन रैकेट नहीं है। स्टेट को क्या करना है? स्टेट को लोगों को सिर्फ सिक्योरिटी ही प्रोवाइड नहीं करनी, बल्कि उनका वेलफेयर भी करना है और उसके लिए स्कीम्स बनानी। तो सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन के अलावा स्टेट क्या करेगी? पॉलिसीज बनाएगी, पॉलिसीज फॉर्मुलेट करेगी और उनको इंप्लीमेंट करेगी। स्टेट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी करेगी, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए आर्मी है, पुलिस है, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के रूप में। पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने के लिए लेजिस्लेचर है, इंप्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव है और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए जुडिशरी है। तो ये सभी स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इन नटशेल क्या हो गया कि स्टेट इज ए बंडल ऑफ इंस्टीट्यूशंस which converts politics into policies। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे दो और कॉन्सेप्ट से डिस्टिंग्विश करते हैं, रिजीम एंड गवर्नमेंट। रिजीम क्या है? रूल्स, नॉर्म्स, गोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम। जिस समय भी कोई पॉलिटिकल सिस्टम बनता है तो ये डिसाइड करना जरूरी होता है कि इस पॉलिटिकल सिस्टम को हमने चलाना कैसे है, हम सब लोगों की किस रूल में, किस नॉर्म्स में या कौन से गोल्स में आपसी सहमति है। तो ये जो है ये हमें प्रोवाइड करता है बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस। अब ब्रॉडली स्पीकिंग रिजीम दो तरह के हो सकते हैं, डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक। जो डेमोक्रेटिक रिजीम है इसमें कंसेंसस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। कंसेंसस पे फोकस है तो पब्लिक पार्टिसिपेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है इसमें, जनता की भागीदारी, सहभागिता। तो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो दैट आल्सो प्रोवाइड सर्टेन मेजर ऑफ लिबर्टी एंड राइट्स। जो नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम हैं उनको कंसेंसस की कोई जरूरत नहीं है। जब उनको कंसेंसस की जरूरत ही नहीं है तो फिर वो पब्लिक पार्टिसिपेशन को एनकरेज नहीं करते।
इसलिए लिबर्टी और राइट्स भी उसमें बड़े लिमिटेड लिबर्टी होती है, बड़े लिमिटेड राइट्स होते हैं और कर्टेल किए जाते हैं। तो ये उस तरह के ये दो फ्रेमवर्क हैं रिजीम्स के, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक। लेकिन क्या रिजीम चेंज भी हो सकता है? रिजीम चेंज एक क्वेश्चन है। कई बार सर्कमस्टांसेस चेंज होने के साथ साथ एक गवर्नेंस सिस्टम को बदलने की जरूरत होती है और उसको बदला जाता है। कई बार गवर्नमेंट खुद बदल लेती है, कई बार क्या होता है रिबेलियन हो जाती है, रिवोल्ट हो जाती है, तब बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो रिजीम चेंज ज्यादातर दो तरीके से होता है, या तो कोई रिवॉल्यूशन हो जाए या फिर कोई क्राइसिस हो जाए। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में क्या किया, जो मोनार्की थी उसको खत्म कर दिया, रिजीम चेंज हो गया। इसी तरीके से 1990 में साउथ अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति थी, अपार्थीड, वो खत्म की गई। तो रंग भेद की नीति पर आधारित जो रिजीम था वो बदल गया। ये भी रिजीम चेंज हो गया। अब हमने ये देखा स्टेट, रिजीम और गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट स्टेट को मेंटेन रख रही है रिजीम के बेस पे, स्टेट को चला रही है, गवर्नमेंट स्टेट को चला रही है रिजीम का यूज करते हुए, है ना, नॉर्म्स का यूज करते हुए। तो जो स्टेट है ये कंप्यूटर है, जो रिजीम है वो सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो गवर्नमेंट है वो ऑपरेटर है। ऑपरेटर बदल सकता है, कभी कोई चला रहा है कंप्यूटर, कभी कोई चला रहा है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम भी चेंज कर सकते हैं, विंडो 98 थी, विंडो 10 आ गई, सॉफ्टवेयर उसमें डाल सकते हैं। तो इसमें जो रूल्स, नॉर्म्स, गोल्स हैं, तो वो सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। लेकिन कंप्यूटर को उठा के नहीं फेंकते ना, वो वही रहता है। तो इसलिए इसी तरीके से गवर्नमेंट चेंज करना बहुत ही आसान है, रिजीम को चेंज करना उससे थोड़ा सा मुश्किल है, स्टेट को खत्म करना और ज्यादा मुश्किल। तो हमने ये किया था कि जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है उसके बेस पे ये चलता है। सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज स्टेट है, दूसरे नंबर पे इंस्टीट्यूशनलाइज रिजीम है, तीसरे नंबर पे इंस्टीट्यूशनलाइज गवर्नमेंट है। इसका मतलब दिस इज मोस्ट स्ट्रॉन्गली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, दिस इज intermediate institutionalization and this is weak institutionalization. Government is always weakly institutionalized.